जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जी क्या हाल है जी। उम्मीद है बच्चे आप खैरियत से होंगे। जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स। चैप्टर आपका 4 है और उसको न्यूमेरिकल नंबर आपका 4.10। तो बच्चे इसको अच्छी तरह समझ लें। थोड़ा सा टफ है यानी इसका डाटा समझना खास तौर पर मुश्किल है और बच्चे याद रखें न्यूमेरिकल में डाटा ही जो होता है सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है बाकी स्टेप भी करना तो लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत जो होती है वो आपके डाटा की ही होती है। तो इसलिए मैं डाटा पर सबसे ज्यादा जोर देता हूँ। तो बच्चे डाटा को बार बार आप पढ़ें कि देखिए जी 10 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक है 1 मीटर लंबी सलाख के मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया गया है। मतलब क्या है कि एक जिस्म है जिसका मास है 10 किलोग्राम और इसको एक सलाख के साथ जो दोनों लटकाया है और सलाख की लंबाई जो तो 1 मीटर दी गई है। तो लिखिए कि जिस्म का मास आपके पास 10 किलोग्राम है और सलाख की लंबाई जो दी गई वो आपके पास 1 मीटर दी गई है। तो इसके मीटर के आप सेंटीमीटर बना ले तो आपके पास बनते हैं 100 सेंटीमीटर। और जिस्म को जो है सुराख से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मरकज जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं से 20 सेंटीमीटर के फासले पर जो है वो लटकाया गया। तो मास का मरकज से फासला या मास का सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला और इसी को बच्चों हम कहते हैं मास का मोमेंट आर भी कहते हैं जिसको मैंने L1 से लिखा और ये बराबर आपके पास है 20 सेंटीमीटर है। आप सेंटीमीटर के जो होता है मीटर भी बना सकते हैं। तो 20 बटा आपका आ जाएगा 100। 20 को जब 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 जो होता है आपका मीटर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी यानी मास का मोमेंट आर ये मास का मरकज से फासला। और फोर्स जो आपके पास जो होते हैं वो आपने मालूम करने की दूसरे सिरे पर आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। जिस्म का मास था 10 किलोग्राम और सलाख की लंबाई आपके पास दी गई थी वो आपके पास 1 मीटर दी गई थी जिसको आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो होते हैं फासले जो होते हैं यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटरों में दिए इसलिए मीटर को हम 100 सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। और जिस्म का सेंटर ऑफ मरकज सेंटर ऑफ जो होता है ग्रेविटी या मरकज से फासला जो होता है वो आपके पास दिए गए 20 सेंटीमीटर है। तो मास का मरकज से फासला या मास का मूवमेंट भी इसको बोलते हैं और एल वाले ये आपके पास 20 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटरों में तब्दील कर ले तो 20 बटा आपका आ जाएगा जी 100। चाहे आप सेंटीमीटर भी लेंगे फिर भी आपका आंसर तो ठीक आ जाएगा लेकिन बेहतर आप इसको मीटर में जो होता है कन्वर्ट कर लें। फोर्स जो होती है आपने मालूम करनी है कि इसके दूसरे किनारे पर आप कितनी फोर्स लगाएंगे कि वो जिस्म जो होता है इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाए। इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उसको आपने इक्विलिब्रियम की हालत में लेकर आना है और दूसरे सिरे पर जो आपने फोर्स मालूम करनी है। तो बच्चों ये डायग्राम के बगैर इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती इसलिए पहले डायग्राम को समझिए कि ये आपके पास सलाख दी गई है जिसको मैंने जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक इस पर जो लाइन लगी है आपकी सलाख है जिसकी लंबाई 1 मीटर दी गई है और 1 मीटर में हम जानते हैं कि 1 मीटर में जो तो 100 सेंटीमीटर होते हैं और ओ जो होता है इसका सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो 50 सेंटीमीटर फासला इसके दाएं तरफ होगा 50 सेंटीमीटर फासला सीजी के बाएं जानब होगा। तो जब 50-50 दोनों तरफ हो जाए तो जिस्म जो होता है इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। और डाटा में खुद कहा है कि जिस्म को जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर के फासले पर जो होता है लटकाया गया है लिहाजा हम सीजी से 20 सेंटीमीटर फासले इसको ओ से लिखा गया है ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम जो होता है वो जिस्म का मास है 10 सेंटीमीटर किलोग्राम जो कि यहाँ पर लटकाया गया है। तो जिस्म का जो होता है आपके 10 किलोग्राम मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फासला जो होगा वो आपका 20 जो होता है वो सेंटीमीटर यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है इसको आप लिखेंगे जब मीटर में तब्दील करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 जो होता है 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आपका जो होता है वो मीटर आ जाएगा। और दूसरे सिरे पर यानी दूसरे किनारे पर आपने सीजी के यानी सेंटर ऑफ मरकज से दूसरे किनारे पर फोर्स मालूम करनी है लिहाजा उस फोर्स का जो होगा फासला सीजी से या मरकज से फासला जो होगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये फोर्स का मरकज से फासला या फोर्स का मोमेंट आर्म जो होगा जिसको हम लिखेंगे जो कि आपका L2 से जाहिर किया गया जो कि आपको 50 सेंटीमीटर और इसको मीटर में तब्दील कर ले तो 50 को हम जो है 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 मीटर जो आपका आ जाएगा। तो बच्चे इसके लिए डायग्राम को समझना लाजमी अगर आप डायग्राम जो होते हैं के बगैर इसको करेंगे तो फिर ये रटा तो हो सकता है आपको सवाल की समझ नहीं आएगी। तो बच्चे यहाँ पे आगे फार्मूला है तो ये मोमेंट्स का असूल अप्लाई करेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों तरफ जो होती है आपकी फोर्स लग रही है। ये दाएं तरफ वाली आपकी जो क्लॉकवाइज जो टॉर्क पैदा करेगी और जो बाएं तरफ आपकी फोर्स लगी वो आपके एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क पैदा करेगी। मूवमेंट्स का असूल भी यही है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है जितना आपके दाएं तरफ हो बाएं तरफ भी उतना ही जो होता है वो आपका टॉर्क जो होता है टॉर्क होता है एक क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो जो तो टॉर्क का फार्मूला हम जानते हैं वो बराबर होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। इस तरह भी हम ये फार्मूला लिखेंगे और इस तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो वो भी आपका फोर्स इनटू मोमेंट आर्म आपको होगा।
तो फोर्स जो होती है यहाँ पे फोर्स ही लिखेंगे। मोमेंट आर्म जो होता है वो फासला सेंटर ऑफ ग्रेविटी फासला होता है जो कि आपके जो जिसको मैं लिखा है L1 OA OA से ज़ाहिर किया गया था, फिर OA आप लिखेंगे। ये आपका दाएं तरफ वाला जो होता है क्लॉकवाइज टार्क है, जब आपके बाएं तरफ वाला टार्क जो होता है उस तरह आप लिखेंगे फार्मूला F, और ये फासला जो होता है इसको ज़ाहिर किया गया OB से। तो इसको चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, F जो होता है हम जानते हैं W के बराबर होता है, और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे L1 जो डाटा में लिखा गया आपका L1 लिखे, इसकी L1 लिखे गए, और जो होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क देखें तो फोर्स आपकी हुई है, और फासले OB की फासले जो होता है, और यहाँ पे जो इसको ज़ाहिर किया गया है 50 सेंटीमीटर से। अगर यहाँ भी हम लिखना चाहे तो इस फासले को हम लिख सकते हैं L1 ये बराबर आपके पास आ जाएगा OA। इस तरह आपके पास जो ये लिखा है L2 तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला आपके पास जाएगा OB। तो OB इस तरह आपका 0.2 0.5 जो होगा वो आपका मीटर आ जाएगा। यहाँ पे FW है, W फार्म जो होता है वेट आपका वजन है, वजन को हम आप जानते हैं जो कि mg से के ये फार्मूले बस डायरेक्ट क्यू की तरह कर दे। इस W का मतलब होता है वजन, और वजन हम जानते हैं बराबर होता है mg के। L1 की कीमत जो होती है वो आपके पास लिखी हुई थी 0.2, तो 0.2 मीटर लिखा। फोर्स जो आपने मालूम करने L2 की 0. आपके पास 5 है, तो इस तरह W बराबर होता है mg के। m की कीमत आपके पास वो दी गई है 10 kg दी गई। m की कीमत जो होती है आपके पास, g की कीमत भी 10 होती है, तो 10 10 into 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मीटर, और उस तरफ आपका f into 0.5 मीटर। ये बच्चों हमने कीमत जो फोर्स को मालूम करनी है, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा जी 100, और इसके पास है 0. आपके पास 2 है, जबकि दाएं तरफ आपका है f into 0.5। और जब हम जो 100 को 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 20, और इस तरफ आपका है f into 0.5। हमने कीमत जो होती है f की मालूम करनी है, तो 0.5 को दोनों तरफ जो होते हैं वो डिवाइड कर दें, तो ये आपका जो बच्चा कट जाएगा, और f जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 40 न्यूटन, और ये बच्चे जो आपका होता है वो आंसर है। और यहाँ से इस कीमती दर्जा आपने की है, ठीक है जी। और आगे जो है आपने इसका हल लिखा है, तो ये वाला स्टेप जो होगा आपका हल का स्टेप हो जाएगा। तो बच्चे डाटा आपको पता है जो होते हैं न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं। एक नंबर आपके डाटा लिखने का है, एक नंबर आपके फार्मूले का है, एक नंबर आपके फार्मूले में कीमत दर्ज करने का है, एक नंबर आपके हल का है, और एक नंबर जो होते हैं आपके दुरुस्त जो आपका होता है। जैसे बच्चे आप जो होते हैं पांचों के पांचों स्टेप दुरुस्त करेंगे तो आपका पूरे के पूरे नंबर जो होते हैं मिल जाएगा। किसी किस्म के चांसेस नहीं है कि आपका एक नंबर भी कट जाए, और उसके लिए बुनियादी शर्त जो होती है वो ये कि आपका डाटा जो होता है पहले ठीक होना चाहिए। अगर आपका डाटा ठीक हो गया फिर आपके बाकी स्टेप जो होते हैं उसकी जो होते हैं उम्मीद हो सकती है ठीक होने की। अगर आपका बच्चे डाटा ही गलत हो जाता है तो बाकी स्टेप चाहे आप ठीक भी कर लें तो किसी सूरत में मुकाबले कबूल नहीं है, और इस तरह आपको जो है न्यूमेरिकल का कोई नंबर नहीं मिलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।